हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिसर्च ऑनलाइन क्लासेस। हम रसायन विज्ञान एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 टू 12 अध्ययन कर रहे हैं, जो महेश कुमार बर्नवाल कॉस्मोस पब्लिकेशन का बुक है। आज सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम द्रव एवं इसकी अवस्थाएं को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्रव एवं इसकी अवस्थाएं, तो विषय विस्तार देख लेते हैं, जिसमें आ जाएगा पहला द्रव्य। द्रव्य की अवस्थाएं, इसमें हो जाएगा ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था और प्लाज्मा अवस्था। इसके बाद है द्रव की भौतिक अवस्था। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे द्रव का रासायनिक वर्गीकरण। इसमें हो जाएगा पदार्थ। पदार्थ में हो जाएगा तत्व, यौगिक, और तत्व हो जाएगा तीन प्रकार के: धातु, अधातु, उपधातु। और यौगिक हो जाएंगे कार्बनिक, अकार्बनिक। इसके बाद देखेंगे मिश्रण। मिश्रण में हो जाएगा समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में आ जाएगा विलयन और विसमांगी मिश्रण में आ जाएगा कोलाइड, निलंबन। इसके बाद देखेंगे विलयन के प्रकार। इसमें हम देखेंगे ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन। इसके बाद हम फिर देखेंगे टिंडल प्रभाव, फिर देखेंगे ब्राउनी गति, फिर देखेंगे मिश्रणों के अवयवों का पृथक्करण, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीकरण, यानी कि मिश्रण से कैसे अलग किया जाता है अवयवों को। ये पहला नियम हो जाएगा क्रिस्टलीकरण नियम, दूसरा हो जाएगा आसवन, तीसरा हो जाएगा वर्णलेखन, फिर देखेंगे वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, अपसादन, या तो इसी को बोलते हैं निस्तारण, निस्यंदन और अपकेंद्रण। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं द्रव्य के बारे में। मैटर, ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरता हो, द्रव्य कहलाता है। अर्थात इसे शॉर्ट में कह सकते हैं द्रव्यमान एवं आयतन युक्त प्रत्येक संरचना द्रव्य है। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर, उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है तथा उस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप उसका आयतन कहलाती है। जैसे जल, वायु, मृदा, सोना, कुर्सी, किताब, स्टील, कांच आदि सभी वस्तुएं द्रव्य है, जबकि ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विचार, भावनाएं द्रव्य नहीं है। अगला पॉइंट है द्रव्य विश्व की प्रत्येक वस्तु। अगला पॉइंट है इस विश्व की प्रत्येक वस्तु द्रव्य से निर्मित है, अर्थात वस्तु में निहित पदार्थ को ही द्रव्य कहा जाता है। द्रव्य अंग्रेजी भाषा के मैटर शब्द का हिंदी अनुवाद है, जिसका कभी कभी अनुवाद पदार्थ भी किया जाता है। द्रव्य की विशेषताएं देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पहला पॉइंट है द्रव्य का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर हुआ है। द्रव्य कणों के मध्य स्थान होता है। द्रव्य कण निरंतर गतिशील रहते हैं तथा तापमान बढ़ने पर उसकी गति तीव्र हो जाती है। अगला पॉइंट है द्रव्य कणों के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है, जो उन्हें एक दूसरे के साथ बांधे रखता है। द्रव्य के विभिन्न प्रकार जैसे पदार्थ कहलाते हैं। द्रव्य के विभिन्न प्रकार पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, मिट्टी, मोम आदि। पदार्थ के मिश्रण से बनी विशेष गुणधर्म वाली सामग्री वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट कहलाती है, जैसे गाड़ी, कपड़े, घर, किताब, कंप्यूटर, मेज आदि। द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। पहला हो जाएगा ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था, तीसरा है गैसीय अवस्था, चौथा है प्लाज्मा अवस्था। इसके अलावा भी पांचवा है BEC, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। उसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। यानी कि इसके कण के बीच की दूरी बहुत ही कम होगा और इससे थोड़ा सा ज्यादा दूर होगा द्रव, और इससे ज्यादा होगा कणों के बीच की दूरी गैसीय अवस्था में, और इससे भी ज्यादा होंगे प्लाज्मा अवस्था में। तो एक एक करके चलिए पढ़ते हैं। अगला है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। वे ठोस अवस्था में वस्तु का आकार एवं ठोस अवस्था में वस्तु का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। अगला है इन द्रवों पर बाह्य बल लगाया जाता है तो इनमें अपना आकार बनाए रखने का गुण होता है, अर्थात
इनमें नगण्य संपीड़ितता यानी कि नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी का गुण होता है। अगला है ठोस वस्तुओं में अंतराण्विक स्थान कम होता है, जबकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। इनका घनत्व तो अधिक होता है, उदाहरण के लिए लकड़ी, लोहे की छड़, कांच, पत्थर आदि। द्रव अवस्था को समझते हैं। द्रव अवस्था द्रव अवस्था में पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, परंतु आयतन निश्चित होता है। द्रव पदार्थ जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। अगला पॉइंट है द्रवों में अंतराण्विक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि इसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होता है। अर्थात द्रवों में ठोसों की अपेक्षा कम घनत्व होता है, उदाहरण के लिए जल, दूध, तेल आदि ये क्या है? द्रव है। अगला गैसीय अवस्था है। गैसीय अवस्था में पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैस जिस पात्र में रखी जाती है वे उसी पात्र के आकार ग्रहण कर लेते हैं। गैसों में अंतराण्विक स्थान बहुत ही अधिक होता है, इसलिए इसमें उच्च संपीड़ीय यानी कि हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी का गुण होता है। गैसों के कणों के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है, इसलिए गैसों के अणु तीव्र गति से अनियमित गति करते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। प्लाज्मा अवस्था के बारे में समझते हैं। प्लाज्मा गैसों की आयनीकृत अवस्था है, जिसमें धनावेशित आयनों तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। प्लाज्मा अवस्था में गैसें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से अधिक प्रभावित होता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी कि बीईसी। वर्ष 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की, जिसके आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बीईसी के रूप में द्रव की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी की। यानी कि बीईसी वह अवस्था है जिसमें किसी गैस को लगभग परम शून्य ताप यानी कि परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो लगभग यानी कि अथवा इसको बोल सकते हैं 273.15 डिग्री सेल्सियस तक शीतल करने पर परमाणुओं की मुक्त गति ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती तथा वे परस्पर संयुग्मित होकर एक परमाणु के रूप में प्रतीत होने लगते हैं। इन प्रभावों को स्थूल क्वांटम परिघटना कहते हैं। वर्ष 2001 में एरिक ए कार्नेल, वुल्फगैंग कैटरले तथा कार्ल ई वीमेन को क्षारीय अणुओं की सांद्र गैसों में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है द्रव की भौतिक अवस्था में परिवर्तन। ताप, दाब तथा ऊर्जा आदि बाह्य बलों के प्रभाव से द्रव की सभी अवस्थाओं में परिवर्तन संभव है। द्रव की अवस्था परिवर्तन की 6 प्रक्रियाएं हैं जो आगे हम सब देखते हैं। पहला है गैसीय यानी कि गलन यानी कि मेल्टिंग। पहला है गलन यानी कि मेल्टिंग। किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन, ये कहलाएगा क्या? गलन। यानी कि कोई ठोस पदार्थ है जिस ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वह ताप गलनांक कहलाता है। अगला है वाष्पीकरण। किसी तत्व या पदार्थ का द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन, ये कहलाता है वाष्पीकरण। यानी कि कोई द्रव पदार्थ जिस ताप पर उबलने लगता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, वह ताप उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। अगला है संघनन। गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन, ये कहलाता है संघनन। यह वाष्पीकरण की विपरीत प्रक्रिया है। वायु में उपस्थित जलवाष्प का जल बिंदुओं के रूप में परिवर्तित होना संघनन का प्रमुख उदाहरण है। हिमीकरण अथवा जमना। द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन हिमीकरण कहलाता है। यानी कि द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन जमना यानी कि हिमीकरण कहलाता है। यह गलन की विपरीत प्रक्रिया है। जल का बर्फ में परिवर्तन अथवा ज्वालामुखी से निकले तरल लावा का ठंडा होकर ठोस चट्टान में परिवर्तन अथवा जमने का उदाहरण ये क्या है? हिमीकरण कहलाता है। यानी कि ये लावा जो होते हैं, लावा ठंडा होकर
चट्टान में बदल जाते हैं। ये किसका उदाहरण है? हिमीकरण यानी कि जमना का उदाहरण है। अगला है ऊर्ध्वपातन। किसी पदार्थ या द्रव्य का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाना, वो क्या है? ऊर्ध्वपातन। यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा इसमें, अथवा शुष्क बर्फ का गैस में बदलना एवं कपूर का जलना किसका उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। आगे समझते हैं निक्षेपण। किसी पदार्थ या द्रव का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाना निक्षेपण का उदाहरण है। यानी कि शीत ऋतु में जलवाष्प का सीधे बर्फ में परिवर्तित होना निक्षेपण का क्या है? प्रमुख उदाहरण है। इसके बारे में हम सब समझ लेते हैं। जितने भी 6 पॉइंट देखे इसे शॉर्ट में देख लेते हैं एक डायग्राम के द्वारा। तो चलिए समझते हैं। यदि हम ठोस को गलाएं यानी कि गर्म करें तो ये बन जाएगा क्या? द्रव। यदि द्रव को गर्म करते हैं तो ये बन जाएगा गैस। और यदि गैस को आयनीकरण यानी कि आयनाइजेशन कर दें तो ये बन जाएगा क्या? प्लाज्मा। लेकिन यदि प्लाज्मा को वी आयनाइज यानी कि जस्ट इसका उल्टा कर दें, वी आयनीकरण, तो ये बन जाएगा गैस। और गैस को यदि संघनन कर दे तो ये बन जाएगा द्रव। और द्रव को यदि हिमीकरण कर दे तो ये बन जाएगा ठोस। लेकिन यदि गैस को निक्षेपण कर दे तो सीधे बन जाएगा ये क्या? ठोस। और यदि ठोस को ऊर्ध्वपातन कर दे तो ये सीधे बन जाएगा क्या? गैस। यानी कि यदि हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो इसमें ऊर्जा निवेश होगा, और जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो इसमें ऊर्जा मुक्त होगा। चलिए अगला समझते हैं द्रव का रासायनिक वर्गीकरण। द्रव के बारे में, द्रव के रासायनिक संगठन के आधार पर इसे निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। तो चलिए इसे समझते हैं। पहला है पदार्थ यानी कि सब्सटेंस, तत्व और यौगिक। तत्व को देखेंगे धातु, अधातु, उपधातु, और यौगिक को देखेंगे कार्बनिक, अकार्बनिक। इसके बाद मिश्रण, मिश्रण हो जाएगा समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में आ जाएगा विलयन, विलयन में हो जाएगा ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। इसके बाद विसमांगी मिश्रण हो जाएगा कोलाइड और निलंबन। कोलाइड में हो जाएगा फोम, पायस, सोल, हाइड्रोक्लोराइड, ये सब आ जाएंगे। तो चलिए आगे है सब्सटेंस यानी कि पदार्थ के बारे में देखते हैं। द्रव के शुद्ध रूप को पदार्थ कहते हैं। पदार्थ में सामान्यतः एक निश्चित रासायनिक संगठन तथा विशिष्ट गुणों की उपस्थिति होती है। पदार्थ को रासायनिक तत्व अथवा रासायनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगला है एलिमेंट। तत्व पदार्थ का सरलतम रूप है, अर्थात इन्हें भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रियाओं से और अधिक तरल संगठनों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं, अर्थात किसी तत्व के प्रत्येक परमाणु का नाभिकीय आवेश समान होता है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लोहा, कार्बन, पारा आदि। ये सब क्या है? तत्व है। तत्वों को सामान्यतः धातु, अधातु एवं उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। अब तक 118 तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं, जिनमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, जबकि 24 तत्व वैज्ञानिक द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषित किए गए हैं। इन सभी तत्वों को रूसी रसायन विज्ञानी दमित्री मेंडलीफ ने, जिसका कार्यकाल था 1834 से 1907, द्वारा निर्मित आवर्त सारणी पर आधारित आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया। आगे समझते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक दो अथवा दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं तथा एक इकाई के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यौगिक भी तत्वों के समान शुद्ध पदार्थ होते हैं, परंतु तत्वों के विपरीत यौगिकों को अधिक सरल संघटकों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे समझते हैं H2O, ये जल का फार्मूला है। इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। NaCl में हो जाएगा 1 यानी कि सोडियम 1 है और क्लोरीन भी कितने हैं? 1 है। आगे समझते हैं यौगिकों को सामान्यतः कार्बनिक यौगिक तथा अकार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो समझते हैं अगला।
अनिश्चित अनुपात में दो अथवा दो से अधिक पदार्थों का ऐसा भौतिक संयोजन जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया न हो तथा सम्मिलित पदार्थों की मूल विशेषताओं में परिवर्तन न हो मिश्रण कहलाता है। मिश्रण में सम्मिलित अवयवों को विभिन्न भौतिक क्रियाओं जैसे निस्यंदन, आसवन, ऊर्ध्वपातन आदि के रूप के द्वारा पुनः पृथक किया जा सकता है। मिश्रण में सम्मिलित पदार्थों की प्रकृति के अनुसार मिश्रण के दो प्रकार हो सकते हैं, समांग मिश्रण, विसमांग मिश्रण। तो समांग मिश्रण के बारे में समझते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें सर्वत्र अर्थात मिश्रण के प्रत्येक भाग में सम्मिलित पदार्थों का संगठन एक समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। इसीलिए समांगी मिश्रण को वास्तविक विलयन भी कहा जाता है। जल एवं चीनी का मिश्रण, जल एवं नमक का मिश्रण, विलयन यानी कि सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन में मिश्रित पदार्थों के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। इसीलिए ये पदार्थ परस्पर इस प्रकार संगठित हो जाते हैं कि उन्हें बिना किसी यंत्र की सहायता से सामान्य आंखों से देखना संभव नहीं होता। विलयन के अवयवों को पृथक करने की किसी यांत्रिक विधि यानी कि निस्यंदन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन मुख्यतः दो प्रकार के पदार्थों का मिश्रण होता है। तो पहला हम सब देख लेते हैं विलयन में, जैसे हो जाएगा विलायक। विलायक यानी कि सॉल्वेंट, वह पदार्थ जिसमें अन्य पदार्थ को घोलने की क्षमता होती है विलायक कहलाता है। किसी विलायक में सर्वाधिक मात्रा यानी कि किसी विलयन में सर्वाधिक मात्रा किसका होता है? विलायक का होता है। और विलयन के अन्य पदार्थ इसी में क्या होते हैं? घुले होते हैं। जैसे H2O एसिटिक अम्ल हो जाएगा, एसीटोन हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। इसका फॉर्मूला भी आप देख लें, इसका सूत्र भी ये याद रखना होता है। जैसे जल का फॉर्मूला H2O होता है, एसिटिक अम्ल का CH3COOH, एसीटोन का होता है CH3COCH3, बेंजीन का होता है C6H6, क्लोरोफॉर्म का हो जाएगा CHCl3, इथेनॉल का हो जाएगा CH3CH2OH आदि। आगे समझते हैं विलय के बारे में। विलय क्या है? वे पदार्थ जो विलायक में घुले रहते हैं विलय कहलाते हैं। किसी विलयन में विलायक की तुलना विलय की मात्रा कम होती, यानी कि विलायक ज्यादा होगा और विलय की मात्रा कम होगी। जैसे जल एवं नमक के विलयन में जल क्या है? विलायक, यानी कि जल में घुले हैं नमक, तो जो घुले रहते हैं वो कहलाते हैं विलय, और जो घुला लेता है अपने में वो कहलाता है विलायक। और भी इसका उदाहरण इसी प्रकार, जैसे आर्द्र वायु में जलवाष्प क्या है? विलय है। अगला समझते हैं विलयन के प्रकार। जैसे ठोस विलयन हो जाएगा, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। तो चलिए इसे देखते हैं। यदि किसी विलयन में प्रयुक्त विलायक ठोस पदार्थ हो तो इसे ठोस विलयन कहा जाता है। और ठोस विलयन में ठोस, द्रव तथा गैस से विलय घोले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे समझते हैं, ठोस में जैसे तांबा में मिला दें यदि ठोस विलायक, और इसमें विलय हो जाएगा टीन, एल्यूमिनियम, ये ठोस है। जबकि सोना में पारा मिला दें तो ये द्रव हो जाएगा। पैलेडियम में यदि गैस मिला दें ये हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस मिला दें तो ये हो जाएगा गैस। यानी कि ये है विलायक और ये है विलय। जो कम मात्रा में रहता है उसे विलय कहते हैं, और जो ज्यादा मात्रा में रहता है वो विलायक होता है। आगे समझते हैं द्रव विलयन। यदि किसी विलयन में प्रयुक्त विलायक तरल पदार्थ हो तो इसे द्रव विलयन कहा जाता है। द्रव विलयन में लगभग सभी गैसें, द्रव तथा ठोस विलय घोले जा सकते हैं। जैसे विलायक देख लेंगे, फिर विलय। विलायक इधर जल है क्योंकि ये द्रव विलयन दिख रहे हैं, इसमें हो जाएगा। जैसे जल में चीनी मिला दें तो चीनी ठोस है, और जल में इथेनॉल मिला दें ये है द्रव, और जल में मिला दें क्या? गैस। जैसे ऑक्सीजन मिला दें, कार्बन डाइऑक्साइड मिला दें तो ये हो जाएगा गैस। तो ये हो गया द्रव विलयन। अगला है गैसीय विलयन। यदि किसी विलयन में प्रयुक्त विलायक गैस हो तो वह विलयन गैसीय विलयन कहलाता है। गैसीय विलयन में कुछ निश्चित दशाओं में केवल गैसें ही घोली जा सकती है। गैसीय विलयन का सर्वप्रथम उदाहरण है जिसमें नाइट्रोजन गैस 78% है, जो क्या है? विलायक की भूमिका में होती है, तथा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि गैसें विलय की मात्रा में विद्यमान रहते हैं। विलयन से संबंधित कुछ शब्दावली देख लेते हैं। जैसे विलयता,
ये क्या है? किसी एक यौगिक की किसी अन्य यौगिक में घुलने की क्षमता उस यौगिक की विलेयता कहलाती है। आगे है, जब एक द्रव्य किसी अन्य द्रव्य में पूर्णतः घुलने का गुण रखता हो तो उन्हें मिश्रणीय कहा जाता है। इसके विपरीत जब दो पदार्थ परस्पर मिलकर किसी विलयन का निर्माण नहीं कर सकते तो उन्हें अमिश्रणीय कहा जाता है। विलयन की सांद्रता, किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। दूसरे शब्द में किसी विलयन के प्रति इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता है का फॉर्मूला होता है विलय डिवाइडेड बाय विलयन की मात्रा। दो विलयनों के सापेक्ष जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो और वह सांद्र विलयन तथा जिसमें विलय की मात्रा कम हो वह तनु विलयन कहलाता है। तो तनु विलयन देख लेते हैं। किसी निश्चित ताप पर जब विलयन में और अधिक विलय घोलना संभव न हो तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा यानी अधिकतम संभव मात्रा उपस्थित होती है, यह कहलाता है संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या है? जब एक विलयन में अधिक विलय घोलना संभव हो वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। यह विलयन के संतृप्त होने के पहले की स्थिति है। समांगी मिश्रण के बारे में समझते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें सम्मिलित पदार्थों का संगठन सर्वत्र एक समान नहीं होता तथा वे परस्पर अलग अलग दिखाई देते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है। जल और तेल ये नहीं मिलेंगे तो ये हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। जल और बालू ये भी नहीं मिलेंगे आदि विषमांगी मिश्रण को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे कलिल या तो कोलाइड और निलंबन तथा हो जाएगा क्या निलंबन। कलिल या कोलाइड को देखते हैं। विभिन्न पदार्थों का वह मिश्रण जिसमें मिश्रित पदार्थ के कण एक दूसरे में सर्वत्र बिखरे रहते हैं परंतु पूर्णतः मिश्रित नहीं होते हैं, कलिल अथवा कोलाइड कहलाते हैं। कोलाइड के विभिन्न रूप अग्रलिखित है, जैसे झाग, पायस, सॉल, एरोसोल, जेल आदि। निलंबन क्या है? वह विषमांगी मिश्रण जिसमें बड़े आकार के ठोस कण विद्यमान होते हैं और वे द्रव विलायक में घुलते नहीं बल्कि मिश्रण पात्र की तलछटी में एकत्र हो जाते हैं। बड़े आकार के कारण इन कणों को सूक्ष्मदर्शी सहायता के बिना ही देखा जा सकता है तथा सामान्य फिल्टर पेपर से पृथक भी किया जा सकता है, जैसे बालू और जल का मिश्रण, वायु में धूल के कण, ये सब क्या है? निलंबन है। यानी कि इसे हम सब ऐसे भी देख सकते हैं और इसे अलग भी करना बहुत आसान होते हैं, ये होते हैं निलंबन। आगे समझ लेते हैं कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण। कोलाइडी विलयन का स्वरूप, जैसे फोम, झाग, फेन, ये क्या होता है? ये होता है गैस और द्रव। गैस और द्रव का होता है मिश्रण। तो इसे जैसे इसका उदाहरण है गैस और द्रव में जैसे हो जाएगा साबुन का झाग, शेविंग क्रीम, सोडा वाटर। ठोस झाग क्या होता है? जैसे गैस और ठोस का होता है, जैसे केक हो जाएगा, ब्रेड हो जाएगा, फ्यूमिस हो जाएगा, पत्थर आदि हो जाएंगे। एरोसोल हो जाएगा द्रव और गैस का, जैसे धुंध हो जाएगा, कोहरा हो जाएगा, बादल हो जाएगा। पायस में हो जाएगा द्रव का, जैसे दूध, क्रीम, मक्खन, जल में तेल, ये है क्या? द्रव। जेल के बारे में समझते हैं। द्रव और ठोस है, इसमें जैसे दही, चीज, जिसे पनीर, जेली, जूतों की पॉलिश आदि। ठोस एरोसोल क्या है? ठोस और गैस का हो जाएगा, जैसे धुआं, धूल आदि। क्योंकि धुआं में बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं इसलिए वो ठोस और ये धुआं हो जाएगा गैस। सॉल क्या हो जाएगा? ठोस और द्रव, यानी कि रंग, पेंट, कोशिका तरल, स्याही आदि। ठोस सॉल में हो जाएगा ठोस का मिलने, जैसे मिश्र धातु में रंगीन कांच, रत्न, मणिक पत्थर आदि, ये सब आ जाएंगे इसमें। टिंडल प्रभाव के बारे में समझते हैं कि टिंडल प्रभाव है क्या। जब प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन छोटे कणों वाले निलंबन से होकर गुजरता है तो मिश्रण में उपस्थित कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है और प्रकाश पुंज दिखाई देने लगता है। इसे
बिल्स टिंडल प्रकीर्णन भी कहा जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा प्रकाश की आवृत्ति तथा मिश्रण के कणों के घनत्व के आकार पर निर्भर करता है। नीले प्रकाश की आवृत्ति अधिक होने के कारण यह सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है, जबकि सबसे कम आवृत्ति वाला लाल प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है। आगे समझते हैं टिंडल प्रभाव के उदाहरण। जैसे अंधेरे कमरे अथवा घने जंगल में प्रकाश पड़ने पर प्रकाश पुंज के मार्ग में उपस्थित धूल कण चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। यह हो जाएगा टिंडल प्रभाव के उदाहरण। दूसरा उदाहरण है सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर द्वारा पर्दे पर प्रकाश पुंज डालने पर उसके मार्ग में उपस्थित धूल के कण चमकते दिखाई पड़ते हैं। ये हो जाएगा टिंडल प्रभाव के उदाहरण। टिंडल प्रभाव देख लिए, फिर टिंडल प्रभाव के उदाहरण देख लिए। अब देखते हैं ब्राउनी गति। किसी तरल में निलंबित कण निरंतर अन्य गतिमान कणों से टकराकर अनियमित गति करते रहते हैं, जिसे ब्राउनी गति अथवा अनियमित गति जिगजैग मोशन कहते हैं। ये देख लिए। अगला है मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिश्रण और यौगिक में अंतर। तो पहले हम सब देखेंगे मिश्रण के बारे में, फिर देखेंगे यौगिक के बारे में। मिश्रण से इसके संघटक पदार्थों को भौतिक विधियों जैसे निस्यंदन, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन आदि द्वारा पृथक किया जा सकता है, जबकि किसी यौगिक के इसके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। मिश्रण में इसके संघटक पदार्थों के सभी गुण पाए जाते हैं और यौगिक के गुण इसके संघटक तत्वों से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं। मिश्रण के निर्माण में ऊर्जा यानी कि प्रकाश, ऊष्मा इत्यादि के रूप में न तो शोषित होती है और न ही मुक्त होती है, जबकि यौगिक के निर्माण में प्रायः ऊर्जा यानी कि ऊष्मा, प्रकाश इत्यादि के रूप में या तो शोषित होता है या तो क्या होता है, मुक्त होता है। मिश्रण का संगठन अनिश्चित होता है, अर्थात इसमें सम्मिलित अवयव किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। यौगिक का संगठन निश्चित होता है और यौगिक में सम्मिलित तत्व द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में होते हैं। आगे है मिश्रण का गलनांक, क्वथनांक एवं घनत्व आदि निश्चित नहीं होता है। यौगिक का गलनांक, क्वथनांक एवं घनत्व निश्चित होता है। विलयन, यदि समांग मिश्रण है को छोड़कर शेष सभी मिश्रण प्रायः समांग होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, सॉरी ये विलयन के क्या हो जाएंगे, विलयन को छोड़कर शेष सभी मिश्रण क्या हो जाएंगे, विसमांग, जबकि यौगिक सभी क्या हो जाएंगे, समांग हो जाएंगे। मिश्रण में दो या दो से अधिक प्रकार के अणु हो सकते हैं। मिश्रण में यौगिक में क्या होता है, एक ही प्रकार के अणु होते हैं। मिश्रण का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता, जबकि यौगिकों का एक निश्चित रासायनिक सूत्र होता है। मिश्रण का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता, ये देख लिए हम सब। आगे है मिश्रण का घनत्व संघटक पदार्थों के घनत्वों का औसत होता है, जबकि यौगिक का घनत्व संघटक पदार्थों के घनत्व से भिन्न होता है और साथ ही यह अवयवी पदार्थ के घनत्वों का औसत नहीं होता। तो हम सब देख लिए मिश्रण और यौगिक में अंतर। आगे समझते हैं मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण, यानी कि मिश्रण से कैसे अलग करेंगे। तो चलिए पहले इसके बारे में देख लेते हैं। मिश्रण में सम्मिलित संगठक अवयवों को विभिन्न भौतिक विधियों से पृथक किया जा सकता है। तो इसके लिए देखेंगे पृथक की विधियां। तो पहला विधि हो जाएगा क्रिस्टलीकरण, फिर हो जाएगा आसवन, वर्णलेखन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, अवसादन व निस्तारण, निस्यंदन, अपकेंद्रण। इतने सारे विधि को देखेंगे हम। ये पॉइंट भी देख लेते हैं। मिश्रणों के अवयवों को पृथक की प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। यही विधियां था। तो पहला विधि है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण ये विधि है, तो इसमें हम देख लेते हैं क्रिस्टलीकरण विधि में क्या होता है। यह किसी मिश्रण से ठोस विलय को पृथक करने की विधि है। अब मिश्रण को गर्म करने पर उसमें उपस्थित विलय पदार्थ रवेदार पदार्थ के रूप में पृथक हो जाते हैं और अशुद्धियां विलयन में ही शेष रह जाती है। इसका ये क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा क्या करते हैं, समुद्री जल से नमक का निर्माण करते हैं। किस विधि द्वारा, समुद्री जल से। अगला है आसवन विधि। इस विधि से दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न क्वथनांकों वाले पदार्थों के मिश्रण को उबालकर उनमें उपस्थित विभिन्न घनत्व वाले द्रवों को पृथक किया जाता है। निम्न क्वथनांक वाले द्रव का वाष्पीकरण शीघ्र तथा उच्च क्वथनांक वाले द्रव का वाष्पीकरण धीमा होता है। दोनों द्रवों की
वाष्पों को संघनित करके उन्हें शुद्ध रूप में एकत्र कर लिया जाता है। जैसे कच्चे तेल से ईंधन के विभिन्न रूपों का पृथक्करण, एल्कोहल, साबुन निर्माण उद्योग में स्पेंट लाई यानी कि स्पेंट लाई ग्लिसरॉल का शोधन, आसवन की विभिन्न प्रक्रिया हैं। प्रभाजी आसवन, वाष्पन आसवन, सरल आसवन इत्यादि। आगे समझते हैं वर्ण लेखन। वर्ण लेखन विधि की खोज मिखाइल स्वेट ने की थी और इस विधि का प्रयोग भिन्न भिन्न अवशोषण क्षमता वाले एक ही साथ विलायक में घुलनशील विलय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। प्राकृतिक रंगों तथा डाई से वर्णकों का पृथक्करण किया जाता है वर्ण लेखन के द्वारा। वाष्पीकरण क्या है? इस विधि से किसी द्रव विलयन में घुलित ठोस पदार्थ को पृथक किया जाता है। द्रव विलयन को गर्म करने पर उसमें उपस्थित द्रव विलायक का वाष्पीकरण हो जाता है तथा ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं। ये क्या है? वाष्पीकरण है। आगे देख लेते हैं ऊर्ध्वपातन। इस विधि से किसी मिश्रण से उन पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है जो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया से प्राप्त वाष्प को शीतल करके ठोस रूप में शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे कपूर, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, आयोडीन, नेफ्थिलीन आदि। ये क्या है? ऊर्ध्वपातन है, मतलब ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग करना। अगला देख लेते हैं अपसादन एवं निस्तारण। अपसादन एवं निस्तारण विधियों का प्रयोग भिन्न भिन्न घनत्व वाले पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। जब किसी द्रव मिश्रण को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दिया जाता है तो मिश्रण के अघुलनशील पदार्थ बर्तन की तली पर एकत्र हो जाते हैं और यह प्रक्रिया अपसादन कहलाती है तथा ऊपरी द्रव को पृथक कर लेना निस्तारण कहलाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे तेल व जल के मिश्रण के दोनों को पृथक करना, धातु शोधन द्वारा द्रवित शुद्ध लोहा प्राप्त करना आदि। ये क्या होता है? अपसादन या तो निस्तारण का उदाहरण है। अगला है निस्यंदन। निस्यंदन विधि का प्रयोग किसी तरल मिश्रण से वो घुलनशील पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है और इस प्रक्रिया में मिश्रण को एक छनित्र से प्रवाहित किया जाता है जिससे द्रव को प्रवाहित होकर दूसरी ओर निकल जाता है। यानी कि इससे क्या होगा? द्रव तो प्रवाहित होकर दूसरी ओर निकल जाता है, परंतु बड़े कणों वाला निलंबित ठोस पदार्थ छनित्र से न प्रवाहित हो पाने के कारण पृथक हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं गंदे जल का शुद्धिकरण। यह हो जाएगा निस्यंदन। अगला है अपकेंद्रण। जब किसी तरल विषमांग अपकेंद्रण जब किसी तरल मिश्रण को तीव्र गति से घुमाया जाता है तो केंद्र के बाहर की ओर प्रभाजी अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण अधिक घनत्व वाले पदार्थ केंद्र अथवा अक्ष से दूर मिश्रण के पात्र की परिधि पर एकत्र हो जाते हैं तथा कम घनत्व वाले पदार्थ केंद्र अथवा अक्ष के समीप एकत्र हो जाते हैं। जैसे दूध से मक्खन निकालना अपकेंद्रण का उदाहरण है। रक्त व मूत्र के परीक्षण के लिए विभिन्न संघटकों का पृथक्करण करना भी किसका है? अपकेंद्रण का उदाहरण है। तो चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पायस एक कोलाइड होता है किसका? द्रव में द्रव का। दूध किस प्रकार का मिश्रण है? पायस का। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा। रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ वस्तुतः क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को पृथक किया जाता है। ये किसका उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन का। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है क्योंकि जल एवं पेट्रोल अघुलनशील होता है और पेट्रोल जल पर ऊपरी परत बनाता है, अतः वह जलता रहता है। अगला हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है किसमें? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। किसी विलयन में, नंबर क्वेश्चन है, किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? विलयन की सांद्रता।
निलंबन कणों का आकार कितना होना चाहिए? 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के मध्य होना चाहिए। अगला है, दूध से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? अपकेंद्रण का। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व है? हीरा। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अस्कंदीकरण कहलाती है। माइका क्या है? ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। क्या? ऊष्मा, यानी कि माइका होता है जो ऊष्मा का चालक एवं विद्युत का कुचालक होता है, माइका। अगला है, ठोस पदार्थ के सीधे गैस में परिवर्तित को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि ठोस से यदि सीधे गैस में बदल रहा है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड यंत्र अभिव्यक्त होता है गैस में द्रव्य? नेक्स्ट वीडियो में तीसरा अध्याय को हम देखेंगे जिसमें द्रव्य की परमाणु संरचना को अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि वीडियो